प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग भगवान के डाकिए पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत प्रकृति की महत्ता को बताया गया है। ईश्वर के जो डाकिए हैं, यानी मुंशी जो है, डाक मुंशी जो समाचार लाता है हम लोगों का, उसी तरह से ईश्वर के भी डाक मुंशी होते हैं। और उन्होंने इस संदर्भ में विशेष रूप से बादल का सहारा लिया है। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। वाचन किया गया मेरे द्वारा, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद इस का आप स्वयं अध्ययन कीजिए और इसी के अनुरूप वाचन कीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इस पद्यांश के भावार्थ को हम लोग देखेंगे, इसका सार हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप वाचन कीजिए। कविवर रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिए पाठ के माध्यम से ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इनको उन्होंने डाक मुंशी के रूप में बताया है कि ये बादल जो है, पक्षी जो हैं, एक दूसरे कोने से अपनी उड़ान भर करके एक दूसरे कोने तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत होते हुए ईश्वर को, भगवान को ये अपनी बातों, भगवान के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक कोने से दूसरे कोने को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। और बादल का उड़ान, पक्षियों की उड़ान, इसको हम जिस रूप में समझना चाहिए उस रूप में नहीं समझ पाते हैं। हमें इसका बोध नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। और इनका जो समाचार है इनके द्वारा, वह हम मानव बड़ी आसानी से नहीं समझ सकते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये बादल जब पहाड़ के पास जाते हैं
तो टकराते हैं, और साथ ही साथ जिस पौधों पर, जिस पेड़ पर पक्षी बैठते हैं वे चहचहाते हैं। तो वास्तव में इस तरह से दोनों का एक दूसरे से संवाद होता है, अर्थात वो कभी भी प्रकृति के अनुरूप ही चलते हैं। यह बादल और ये पक्षी दोनों प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते हैं, उसी के अनुकूल जा करके अपनी बातों को, अपने द्वारा लाए समाचार का उन्हें बोध कराते हैं। कभी अब इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जो ध्यान से सुन लीजिए और उसे नोट कीजिए। डाकिए, संदेशा लाने वाला। महादेश, बहुत, यह संसार जो है बहुत बड़ा है और न जाने इसमें कितने महादेश, अधिक कई महादेश इसमें समाहित हैं। एक कोने को, एक छोर को एक दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए इसमें कई देश जुड़े हुए हैं जिन्हें महादेश की संज्ञा दी गई है। बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना, कहना, बोलना, अर्थात किसी भी तथ्य का वाचन करना, वाचना से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में ये इसके भावार्थ रहे और इसका काव्य सौंदर्य पर हम एक नज़र डालेंगे। इस पर यदि देखा जाए तो यह मुक्तक काव्य है। साथ ही साथ मुक्तक काव्य के साथ साथ यह जो है खड़ी बोली का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार की थोड़ी बहुत झलक यहाँ देखने को मिल रही है। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। कविता सरल है, सुबोध है। अगले में प्राकृतिक दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यह सब इसके काव्य सौंदर्य हैं। भाव सौंदर्य आपको बता ही दिया गया पहले। आप इसका वाचन करेंगे एवं इसके भावार्थ को लिखेंगे तथा साथ ही साथ इसके काव्य सौंदर्य को भी लिखेंगे। छोटे छोटे प्रश्न आप बनाते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ डाकिए कौन हैं एवं एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं और क्या उद्देश्य है उनका। तीसरा, हम नहीं समझ पाते वह कौन सा विषय वस्तु है, कौन सी बातें हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। और चौथा प्रश्न है पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, क्या बाँचते हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है। इन चार प्रश्नों के एक एक दो वाक्यों में उत्तर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अभी इसके शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। डाकिए, इसका अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है डाक मुंशी, पत्रवाहक। महादेश, बहुत बड़ा देश। और बाँचना,
पढ़ना, कुछ लिखे हुए तथ्य का वाचन करना। ये वाचना है, बोलना भी इससे संबंध में ही है। अब इसका भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार है, कृपया ध्यान से सुनिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि बादल और पक्षी ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं भगवान के दूत हैं, जो भगवान के संदेश को, भगवान के समाचार को, ईश्वर के खबर को एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम लोग इनके द्वारा लाए गए संदेश को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनके आने से पेड़ पौधे, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं जो दिख रही हैं वे बड़ी मात्रा में संतुष्ट नजर आते हैं और वे विह्वल हो करके इनके समाचार को समझ पाते हैं और उसका गुणगान करते हैं। साथियों, यह रहा इसका भावार्थ और अब इसके काव्य सौंदर्य को भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम इसकी पहली विशेषता यह है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कि यह मुक्तक काव्य है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तीसरा, इसकी विशेषता यह है, तीसरी विशेषता कि यह पंक्ति छोटी छोटे रूप में यहाँ वर्णित हैं, सरल हैं, सुबोध हैं, सुग्राह्य है। बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। यहाँ यह इसके काव्य सौंदर्य हैं। अब आप इसमें से कुछ प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिसका उत्तर आप लिखें। ये नंबर प्रश्न 1, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? प्रश्न नंबर 2, एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाने का औचित्य क्या है? प्रश्न नंबर 3, हम मानव किस चीज को नहीं समझ पाते हैं? और प्रश्न नंबर 4, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? यह 4 प्रश्न एक या 2 वाक्य में आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम लोग अगले पद्यांश का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह वाचन रहा। अब इसमें इसके कठिन शब्दों का अर्थ हम समझ लें, उसे लिख लीजिए। आकते, एहसास करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, किसी के विषय में अंदाज करते हैं। यह आकते का अर्थ है अंदाजा लगाना। सुगंध, बहुत अच्छी महक, और सौरभ
यह भी सुगंध से ही भरा हुआ है। फिर तैरते हुए ऊपर से बढ़ते हुए हवा में फैलते हुए पाँखों का अर्थ पंख है। तीरता, जैसा कि मैंने बताया तैरते हुए का भाव, वहीं तीरता ऊपर ऊपर जो फैलता है, चलता है, आगे बढ़ता है। और भाप, वाष्प तथा दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यह इसके शब्दार्थ रहे। अब हम लोग इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जब जोर की हवा चलती है, एक दिशा से बादल उठते हैं, जब ये दूसरे दिशा में पहुंचते हैं तो वह वातावरण कुछ और ही होता है, सुगंध भरा होता है। चारों तरफ एक विशेष महक प्रतीत होती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। और इस पूरे वातावरण का जब काली घटा छाई हो, बादल छाया हो, तो एक विशेष प्रकार की शीतलता महसूस होती है और पक्षियों में भी एक विशेष उत्साह दिखता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए तत्पर और उत्सुक होते हैं, बढ़ते हैं, उड़ान भरते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह जो ऊपर ऊपर बादल तीरता है, फैलता है, चलता है, उड़ता है, वह बादल उठता कहीं और से है, लेकिन वह एक दूसरी जगह पर जा कर के वहाँ पानी की बरसात करता है। अर्थात वह शीतलता जहाँ से चला उससे आगे बढ़ कर के ही देता है, वहाँ पानी देता है, बरसात करता है। इस तरह से हमें एक देश के परिस्थिति वातावरण से प्रभावित होते हुए वह दूसरे देश तक प्रभावित करता है, वह वातावरण हमें देखने को मिलता है। साथियों, यह रहा इसका भावार्थ। और अब हम लोग इसके अब हम लोग इसका काव्य सौंदर्य समझ लेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरे देश, यहाँ पर भी द आया हुआ है। और साथ ही साथ यह भी देखिए, पक्षियों की पाँखों, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार का बोध हो रहा है। मुक्तक काव्य है, खड़ी बोली का प्रयोग है, प्राकृतिक दृश्य है और एक किनारे से दूसरे किनारे को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। वास्तव में यह सरल, स्वीग्राह्य और सुबोध है। अब इससे कुछ प्रश्न आप लोग लिखेंगे, एक वाक्य उन दो वाक्य के उत्तर में। हम केवल यह आंकते हैं, हम क्या आंकते हैं, प्रश्न है। दूसरा, सौरभ हवा में किस तरह तैरती है, या सौरभ हवा का प्रभाव क्या है। तीसरा, एक देश का भाप पानी बनकर दूसरे देश में कैसे गिरता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप 1 या 2 वाक्य में देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए।
पूरे कविता का सारांश आप अपनी भाषा शैली में लिखिए एवं इससे संबंधित आप अपनी ओर से रचना करने की कोशिश कीजिए।